अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोगों को मसला होता है कि उनका जो नाक का केरा होता है या रेशा होता है वो पीछे गले में गिरता है और वो बार बार अपने गले को साफ़ करते रहते हैं। और ये अक्सर लोग सोशली या समाजी तौर पे काफ़ी ज़्यादा मसाइल का शिकार रहते हैं, एम्बेरस फील करते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारे दोस्तों की महफ़िल में भी जब बार बार उनको गला बावाज़ से बुलंद साफ़ करना पड़ता है तो वो काफ़ी परेशान होते हैं। तो ये जो केरा गिरता है, ये जो नाक का पीछे मवाद गिरता है, इसको हम इंग्लिश में या मेडिकल की टर्म में कहते हैं पोस्ट नेज़ल ड्रिप। पोस्ट नेज़ल का क्या मतलब है कि नाक के पीछे का हिस्सा, और ड्रिप होता है किसी चीज़ का गिरना। जब नाक का यही पानी बाहर की तरफ आता है तो हमें मालूम हो जाता है, लेकिन जब ये पीछे की तरफ जा रहा होता है तो अक्सर तो हमें मालूम नहीं होता। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा बनता है, इसकी एक्सेसिव प्रोडक्शन होती है, तो फिर हमें पता चलता है कि हमें कोई चीज़ पीछे गिर रही है, जिसको हम केरा कहते हैं। तो ये है क्या चीज़? बुनियादी तौर पे हमारा जो नाक है उसकी झिल्ली होती है और वो पैदा करती है एक पानी को, एक फ्लूइड को, एक महलूल को, उसे हम कहते हैं म्यूकस। और इस झिल्ली को हम कहेंगे म्यूकस मेम्ब्रेन। यानी नाक की दो साइड्स हैं जिनको नॉस्ट्रल्स कहते हैं, उनकी दीवारों के साथ ये झिल्ली लगी होती है। ये मुसलसल पैदा करती है पानी। जिन लोगों में बहुत कम होता है तो वो पीछे की तरफ गिरता भी रहे तो उनको महसूस नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों में ये बहुत ज़्यादा पैदा होता है, बहुत थिक होता है, गाढ़ा होता है, जिसकी वजह से उनको बार बार ये मसला तंग करता है। तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन क्यों पैदा करती है म्यूकस को? इसका बुनियादी मकसद क्या है? बुनियादी मकसद इसका ये है कि देखें, हमारे पास सांस लेने के दो रास्ते हैं। एक तो मुंह का रास्ता है, एक नाक का रास्ता है। लेकिन एक बुनियादी फ़र्क है कि मुंह का रास्ता आप अक्सर बंद होता है, आप सोए हुए तब भी बंद है अक्सर लोगों में, लेकिन नाक का रास्ता हमेशा खुला रहता है। अब एक नाक का रास्ता अगर हमेशा खुला है और नाक के ज़रिए जब आप सांस ले रहे होते हैं, हम लोग चाहे सोए हुए हों या 24 घंटे भी, तो कोई भी चीज़ नाक के ज़रिए जाएगी और नीचे सांस की नाली में चली जाएगी। जब सांस की नाली में एक दफ़ा चली गई वो, तो सांस की नाली में नीचे फेफड़े हैं और वहाँ पे कोई ऐसा हिफाजती निज़ाम नहीं है जो उन चीज़ों को उनको पकड़ सके, रोक सके, उनको ख़त्म कर सके। लेकिन उसका क्या हाल है? नाक से पैदा होता है ये रेशा। पहले तो ये वो लोग जिनको किसी भी किस्म की एलर्जी होती है, मसलन कुछ लोगों को पोलन की एलर्जी होती है, कुछ लोगों को आबो हवा में किसी भी चीज़ की एलर्जी हो सकती है, बाज़ लोगों को डस्ट से एलर्जी होती है, बाज़ लोगों को जो घरों में उन्होंने पेट्स रखे होते हैं, तोते रखे हुए हैं, बिल्ली रखी हुई है, कुत्ता है उनके घर में, कोई और जानवर है, तो उसका डेंडर जो होता है, उसका जो फाजल मादे होते हैं या उसके जिल्द के ऊपर जो फर होती है, उससे उनको एलर्जी होती है। बाज़ लोगों को जो है वो घरों में जो आपके कारपेट्स होते हैं, आपका जो सोफ़ा होता है, आपका जो बेड होता है, उसमें माइट्स होते हैं, छोटे छोटे कीड़े हैं जो नज़र नहीं हमें आते, तो उनसे एलर्जी होती है। बाज़ लोगों को मुख्तलिफ़ केमिकल से, जो वो जिसमें काम करते हैं या फिर किचन के जो केमिकल होते हैं, तो वहाँ पे एलर्जी होती है। तो इनमें से कोई भी चीज़ जब हमारे अंदर जाएगी तो वो फिर फौरी तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा म्यूकस पैदा होगी, और ये म्यूकस पहला तो कोशिश करेगी उसको रोकने की, ताकि एक रुकावट पैदा की जाए जिसको हम कंजेशन कहते हैं, जिसकी वजह से हमें नाक की बंदिश महसूस होती है। और अगर वो ये ना कर पाए तो वो इस चीज़ के इर्द गिर्द ये पानी लगा देगी, ये म्यूकस लगा देगी, ताकि ये बजाय सांस की नाली में जाने के हम इसको निगलें या ये नीचे हमारे मैदे में चला जाए। क्योंकि मैदे में तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा होती है। अगर तो ये चीज़ जानदार है, जैसे एलर्जी जिस चीज़ों से हमें होती है, कुछ पतंगे होते हैं या उनके कोई कुछ हिस्से होते हैं, तो हमारा एसिड इन तमाम चीज़ों को ख़त्म कर देता है। और अगर वो जानदार नहीं भी है तो तब भी वो निकल जाएगा। लेकिन अगर वो फेफड़ों में चली जाए और ये फ्लूइड ना हो, तो उस सूरत में वो फिर हमें सांस की नाली में जाके तंग करेगी। तो ये तो बुनियादी मकसद है उस म्यूकस के पैदा होने का। नॉर्मल पैदा होता है लोगों में तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जब इसकी एक्सेसिव प्रोडक्शन होती है, बाज़ लोगों में ये बहुत ज़्यादा जब पैदा होता है, तो तब जाके मसला बनता है जिसको हम पोस्ट नेज़ल ड्रिप कहते हैं। दूसरी कैटेगरी वो है लोगों की कि जिनके अंदर नाक की जो हड्डी होती है ये टेढ़ी होती है। ये हड्डी तो नहीं है बुनियादी तौर पे, ये सेप्टम होता है जो नाजुक है बिल्कुल। इस मसले को हम कहते हैं डीएनएस, डिफ्लेक्टेड नेज़ल सेप्टम। कि आपके जो नाक की ये हड्डी है दरमियान की, ये सेप्टम है, ये टेढ़ा होता है, जिसकी वजह से एक वाली जो नाक की साइड है वो तंग होगी और दूसरे वाली साइड बड़ी होगी। जो तंग साइड होगी वहाँ पे जब म्यूकस पैदा होगा तो इतनी जगह नहीं होगी उसके ठहरने की, वो बार बार पीछे की तरफ गिरता जाएगा। और जो साइड खुली होगी, ज़्यादा ज़ाहिर है जब कोई चीज़ डिफ्लेक्ट होती है तो एक साइड ज़्यादा
ओपन हो जाती है और एक साइड तंग हो जाती है। तो जो ज़्यादा खुली साइड होगी वहाँ पे ड्राइनेस ज़्यादा रहेगी, जिससे हम अक्सर लोगों को थोड़ी सी ब्लीडिंग हो जाती है। तो डीएनएस एक बहुत बड़ा मसला है। बाज़ लोगों को कोई जो मैदे की तेज़ाबियत है वो गले में आती है, जिसको हम गर्ड कहते हैं, गैस्ट्रो इसोफिजियल रिफ्लक्स डिजीज़। तो वो भी ये रेशा ज़्यादा बनाती है और बाज़ का वो जो तेज़ाब ऊपर आता है उसकी वजह से रेशा बनता है, और बाज़ का जब रेशा बार बार नीचे जाता है तो उससे भी गर्ड का मसला ज़्यादा होता है। तो जो मेन 3-4 बड़े हैं वो ये फैक्टर हैं कि जिसकी वजह से हमें केरा गिरता है। क्या केरा ख़तरनाक है? बिल्कुल भी ख़तरनाक चीज़ नहीं है, लेकिन जैसे मैं बता चुका हूँ कि अगर आप किसी भी महफ़िल में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो आपको नाक अपना बार बार साफ़ करना पड़ता है, या बार बार गला आपको करना पड़ता है साफ़ बावाज़ बुलंद, जिससे गले में ख़राश हो सकती है और भी जिससे बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं। लेकिन समाजी तौर पर बड़ी एम्बैरेसिंग, यानी एक ऐसी सूरत हाल होती है कि लोग आपको मोड़ मोड़ के देखते हैं कि आपको मसला क्या हो गया। तो फिर करना क्या चाहिए? अक्सर लोग इसके लिए एंटीबायोटिक लेते हैं, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ वो सूरत हाल जब आपका डॉक्टर देखता है कि आपको केरा भी गिरता है और आपको बहुत ज़्यादा बुखार वगैरह की कैफियत है, तो उस सूरत में वो आपको एंटीबायोटिक देंगे, लेकिन वैसे एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होगी। सबसे अहम तो ये है कि आप बचें, आप एलर्जन से बचें। मसलन आप मास्क पहन के बाहर निकलें, आप बहुत ज़्यादा ठंडा पानी ना पिएं। ठंडे माहौल में भी आपको केरा ज़्यादा बनता है और पीछे की तरफ गिरता है, तो उससे भी आपने बचना है, सर्दी से बचना होता है। और इसी तरह से कोशिश करें जो मशरूबात हम पीते हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडे ना हो। मसाले वाली जब खाने खाते हैं तो तब भी यही सूरत हाल होती है, क्योंकि मसालों की जो स्मेल होती है उससे भी ये बहुत ज़्यादा म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो फ्लूइड बनाती है, जिसकी वजह से आपको रेशा आना शुरू हो जाता है और पीछे गिरना शुरू हो जाता है। ये अक्सर लोगों के साथ मसला होता है। और पहले चीज़ तो आप लोग ने इन चीज़ों से बचना है। लेकिन दूसरा ये है कि आप कुछ ऐसी दवाइयाँ आप लेते हैं और आपके डॉक्टर आपको देते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे सूडोएफिड्रीन आपको दी जाती है। इसी तरह से क्योंकि ये एलर्जी का मसला है तो एंटी एलर्जी दी जाती है, लेकिन वो देनी चाहिए कि जिसमें नींद ना हो। जैसे लोरेटाडीन और सूडोएफिड्रीन का कॉम्बिनेशन के मुख्तलिफ ब्रांड्स नेम पाकिस्तान में मिल जाते हैं। इसी तरह से स्टीरॉयड के नेज़ल स्प्रे दिए जाते हैं, तो उससे भी बहुत ज़्यादा जो सोजिश अंदर हुई होती है, ये फूली हुई होती है, तो उससे फ़ायदा हो जाता है। सूडोएफिड्रीन बुनियादी तौर पे एक डीकंजेस्टेंट है, क्योंकि जब ज़्यादा म्यूकस बनती है तो आपका नाक कंजेशन हुई होती है, बंद हुआ होता है, तो उसको खोलने के लिए सूडोएफिड्रीन का जो मैंने शुरू में जिक्र किया उसका ये फ़ायदा है। फिर नॉर्मल सेलाइन के ड्रॉप्स मिलते हैं, नॉर्मल सेलाइन के ड्रॉप्स मिलते हैं आपको मार्केट से, वो आप बार बार डालते हैं तो उससे फ़ायदा हो जाता है। कुछ लोग डॉक्टर जो हैं वो आपको जब बहुत ज़्यादा रेशा ने नाक बंद किया हो तो आपकी सफाई करते हैं, इरिगेशन करते हैं, वो भी सेलाइन से या नॉर्मल सेलाइन से, तो वो भी एक हल है, लेकिन वो आर्जी हल है। तो इसी तरह से फिर आप कोशिश करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक ना लें, बल्कि जब आप एलर्जन से बचेंगे, ये एलर्जी वाली चीज़ों से बचेंगे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको इससे निजात मिल जाएगी। लेकिन अगर आप बार बार एंटीबायोटिक लेते हैं तो उससे नुकसान होता है। अगर आपको मैदे का वो जो मैंने बात की थी गर्ड की या रिफ्लक्स का मसला है, तो कम खाना खाएं। सोते हुए अगर आप 2 तकिए रखते हैं सर के नीचे तो उससे भी केरा कम पीछे की तरफ गिरेगा। बहुत ज़्यादा आप कोशिश करें कि रात को सोने से कोई 1-2 घंटा पहले खाना ना खाएं, कम से कम 3 घंटे का गैप डालें। जब आप और गर्म चीज़ें या लिक्विड्स लें, जैसे कॉफ़ी है, सूप है, तो बहुत ज़्यादा आपका ये जल्दी बेहतर हो जाएगा। तो ये थी बुनियादी मालूमात पोस्ट नेज़ल ड्रिप या केरे के बारे में। इस तरह की मालूमात आपको मिलती रहती हैं इस चैनल पे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके, तो बेल नोटिफिकेशन ज़रूर आपने दबाना है आल का। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।